लेक्चर 19 सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें ये टॉपिक्स थे ओप एम्प स्पेसिफिकेशंस, इसमें डीसी ऑफसेट पैरामीटर्स और देन अदर स्पेसिफिकेशंस आर फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स। डीसी ऑफसेट पैरामीटर्स में आपके ऑफसेट वोल्टेज एंड ऑफसेट करंट्स, और फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स में आपके आ जाते हैं स्लीव रेट और बैंडविड्थ। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन हैं जो कि आपको ओपन की यूनिट स्पेसिफिकेशन विच इज़ कॉल्ड डाटा शीट, उसके ऊपर मेंशन रहती है। ये जो पैरामीटर हैं थोड़े से क्रूशियल हैं, डीसी पैरामीटर और फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स, इसलिए इनको अलग से डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। तो दीज आर द कंटेंट्स। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इसको हम डिनोट करते हैं VIO, इनपुट ऑफसेट। Output offset voltage due to the input offset voltage and current. So there is always a offset output voltage that appears due to these offset voltages and currents, right? Then सर आपने स्क्रीन शेयर की है? एक मिनट नहीं, सॉरी मुझे शो नहीं हो रही सर। मैं कर रहा हूँ। सर थैंक यू। राइट। अच्छा, ये लेक्चर कंटेंट्स थे लेक्चर 19 के। ठीक है, दिस वाज लेक्चर 19 और इसमें ओप एम्प स्पेसिफिकेशंस हैं, डीसी पैरामीटर्स हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स हैं, और देन आपकी डाटा शीट है डिटेल, जिसमें इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि ओपन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस पर मेंशन है। ठीक है, जिसमें पावर सप्लाई रेंज कितनी है, CMRR क्या है, ओपन लूप गेन कितना है इसका। ठीक है ना, वो सारी। तो इसमें ये जो कंटेंट्स हैं वन बाय वन, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होती है और उसकी वजह से आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्रिएट होती है। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इज caused by two parameters, one is input offset voltage and second is input offset current। तो ये पैरामीटर्स हैं डीसी पैरामीटर्स, और इन्हीं से रिलेटेड आपका इनपुट बायस करंट और टोटल ऑफसेट ड्यू टू बोथ ऑफ दिस टू। then frequency parameters में one is bandwidth and other is slew rate, and then we will see data sheet of sample 1. So ideal op-amp, ideal versus practical op-amp। सबसे जो लेफ्ट के ऊपर एक फिगर है, इसका क्या मतलब है, ये क्या शो कर रही है? इसमें दोनों इनपुट्स 0 है। अगर ये आइडियल op-amp होगा तो इसकी आउटपुट क्या होगी? 0 होगी सर। तो प्रैक्टिकल अगर op-amp है तो सर जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से 0 नहीं होती आउटपुट। गुड। अच्छा, ये वाली कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जो सेकंड फिगर है? सर ये फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है ना जो होती है ऑप एम्प की, इन्वर्टिंग इनपुट। क्यों नॉन इन्वर्टिंग नहीं हो सकती? सर नेगेटिव नहीं आ रही इसकी जो फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन हालांकि दोनों ग्राउंडेड है तो ये सर हम दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि आपकी इनपुट बेसिकली कहीं से नहीं आ रही, आपकी इनपुट जो है वो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस से आती है इसमें। नहीं, इसमें ये जो सर्किट है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है? सर इन्वर्टिंग लग रहा है मुझे तो। एनीवन एल्स? ये नाइदर है सर, ये नाइदर है। नाइदर है ये, बिल्कुल ये नाइदर है सर, हाँ, क्योंकि दोनों इनपुट किसी पे भी नहीं आ रही। बिल्कुल।
अगर मैं मेरी इनपुट यहाँ पे होती, इस जगह पे होती, तो ये इन्वर्टिंग होता, एग्जैक्टली और ये ग्राउंड रख नाइदर के होगा। यहाँ पे इनपुट देता तो ये नॉन इन्वर्टिंग होता। सही। जी सर। अच्छा, इसमें चूंकि फीडबैक भी है तो इसका गेन हम कैसे डिसाइड करेंगे? नॉन इसका गेन माइनस आर एफ अगर आर वन, या वन प्लस आर एफ अगर आर वन। अगर इन्वर्टिंग है तो माइनस आर एफ अगर आर वन, और नॉन इन्वर्टिंग है तो वन प्लस आर एफ अगर आर वन। ठीक है। जी सर। जो अभी मैं पैरामीटर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट। ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे बैंडविड्थ का तो इसमें मेंशन किया है। नहीं है सर इसमें। इसमें बैंडविड्थ का मेंशन नहीं है और स्लीव रेट का भी नहीं है। ठीक है। दिस इज द पोर्शन ऑफ द डेटा शीट फॉर 741 ठीक है। तो अब अभी अगर आप देखें तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो इस पर्टिकुलर ओप एम्प के लिए कितनी मेंशन है? टिपिकली इट इज 1 millivolt and maximum it can go at 6 millivolt. 6 मिली। ठीक है। तो जो ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है ये काफ़ी लो वैल्यू होती है। ठीक है। बट यू नो कि अगर ओप एम्प में इनपुट थोड़ी सी भी आ रही हो तो आउटपुट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? गेन के ऊपर, उसके गेन पे। तो अगर मिली वोल्ट सिग्नल भी आ रहा होगा और गेन बहुत हाई होगा तो आउटपुट सैचुरेशन में चली जाएगी। ऐसे ही। बिल्कुल। ठीक है ना? जी सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का, ये एक थोड़ी सी भी छोटी सी भी इनपुट वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। एक मिनट। तो इनपुट के ऊपर एक छोटी सी भी वोल्टेज भी अपीयर हो रही हो तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है। यस सर। सही हो गया। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर होगा अगर मेरा ओप एम्प ओपन लूप में पड़ा हुआ। ओपन लूप में गेन जो है ना वो इनफाइनाइट होता है, और सिग्नल अगर थोड़ा सा भी अपीयर होगा इनपुट के ऊपर तो आउटपुट हमेशा सैचुरेशन में चली जाएगी। ठीक है। सर एक सवाल था। जी जी। सर जिस तरह हम इसमें चेक इस ऑप एम्प के ऊपर हम चेक करते हैं तो हम दोनों इनपुट्स के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, कोई वी इन नहीं है। जी जी। तो इसका ऑफसेट की जो करंट्स और वोल्टेजेस हैं वो उनकी बेसिस के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है ऑप एम्प। जी। सर अगर हम किसी एक एंड पे पॉजिटिव या नेगेटिव एंड पे कोई इनपुट देते हैं तो ऑफसेट की वैल्यूज कोई उसको अफेक्ट करेंगी रिजल्ट को, या ऑफसेट की वैल्यूज बिल्कुल उस वक्त नल एंड वॉइड हो जाती अगर हम एक्सटर्नल इनपुट देते हैं फॉर एग्जांपल तो जो आउटपुट आती है वो उस एक्सटर्नल इनपुट प्लस जो ऑफसेट वोल्टेज दोनों का इफेक्ट आ रहा होगा। है? सर तो हमने रीसेंट कैलकुलेशंस के अंदर ऑफसेट को लेकिन काउंट नहीं किया था। एग्जैक्टली उस केस में ना हमने चीज़ों को आइडियल लेके चले हैं। हमने कहा कि सही हो देयर गया। इज नो ऑफसेट वोल्टेज। लेकिन अब हम ना थोड़ा सा ओप एम्प से फेमिलियर हो गए हैं। अब हम उसके सही हो इफेक्ट गया। को भी कंसिडर करें। सर ठीक। जो ओप एम्प होता है जी सर उसके अंदर एक जो 741 है उसके अंदर एक ऑफसेट की होती है पिन। तो क्या उस जी। पिन पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो ऑफसेट वोल्टेज वो इंक्रीज हो जाती है उसमें जो उसकी मतलब इंटरनल होती है सर उसमें। जो कुछ ओप एम्प्स हैं जिनमें ना पिंस अवेलेबल होती हैं जिनके को यूज़ करके आप इस ऑफसेट वोल्टेज को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ऑफसेट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। सर वैसे ऑफसेट की कोई यूजेज भी है मतलब कोई पॉजिटिव इफेक्ट या पॉजिटिव नहीं, इम्पैक्ट। नो नो, ऑफसेट इज अनडिजायरेबल।
आइडियली Okay, शुड sir. नॉट बी देयर। ओके सर। ठीक है, इसको हम ऑफसेट को सप्रेस करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, इसका इफेक्ट को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके सही सर। तो इसके लिए ऑफसेट नल पिंस होती हैं। जैसे आप एक मीटर को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक आप एनालॉग मीटर कभी आपने देखे हों, तो उसकी जो नीडल है ना, वो जीरो के बजाय ना एक ऑफसेट लेवल के ऊपर पड़ी होती है, आगे पीछे होती है। ठीक है ना, तो आप तो कहते हैं मेरी रीडिंग ना अब जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, उसमें एक ऑफसेट आ रहा है, ये ऑफसेट मुझे उसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, इस तरह से जब आप ओपैम की आउटपुट देखते हैं, तो ओपैम की आउटपुट में एक्चुअल इनपुट की वजह से जो आउटपुट आती है, ठीक है ना, वो आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन उसमें ऑफसेट की वजह से भी कुछ इफेक्ट आ रहा है आउटपुट के अंदर, ऑफसेट की भी कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो आपको जो एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इनपुट की वजह से जो आउटपुट आनी थी, उसमें से आपने जो ऑफसेट की वजह से वोल्टेज आ रही है, एरर आ रहा है, उसको आपने प्लस माइनस करना है। ठीक है ना, तो अगर ऑफसेट नहीं होगा तो जो भी आउटपुट आएगी वो सॉल्वली इनपुट की वजह से आएगी, उसमें कोई ऑफसेट का इफेक्ट नहीं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आउटपुट में, आउटपुट जो भी ओपन किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो हम रियल इनपुट दे रहे हैं, जो यूज़र इनपुट दे रहा है, उसकी वजह से ही आउटपुट आ रही हो। इंटरनली कोई और किसी इफेक्ट की वजह से मेरी आउटपुट ना आ रही हो, जो कि अनडिजायरेबल है। ठीक है, सर देन व्हाई स्टडी दिस पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मतलब जिस चीज को हम वैसे ही नहीं कंसिडर कर रहे हैं, जिस चीज को हम मिनिमाइज या खत्म करना चाह रहे हैं, और तो उसको स्टडी क्यों कर रहे हैं फिर हम उस चीज का, मतलब कोई वजह तो होगी कि मतलब हमें सिर्फ स्पेसिफिकेशंस या नॉलेज हो इसकी और ऑफ एम्प की, नहीं 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 इन नहीं, केस। देखो ना, आपने एक ओपन है जिसको ना आपने 1 वोल्ट दिए, और उसका गेन आपने रखा हुआ था 2 का गेन रखा हुआ था। ठीक है, आपको कितनी आउटपुट आनी चाहिए थी? 2 वोल्ट आनी चाहिए थी। 2, यस सर, लेकिन एक 2, इंटरनल एरर की वजह से 2 के बजाय ना 2.5 वोल्ट आ रहा है, और वो 2 पॉइंट सही। जो लेकिन पॉइंट सर, फाइव वोल्ट का एरर है वो ऑफसेट की वजह से, किसी ऑफसेट की वजह से आ रहा है। और सब सर, लेकिन इस टेबल के मुताबिक जो आपकी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज या करंट है वो नैनो एम्पियर या मिली वोल्ट के अंदर है, तो वो 2 को 2.5 पे तो लेके जाएंगी, लेकिन एक बहुत ही छोटी वैल्यू में नहीं किसी लेके जाएंगी जिसका वैसे इतना नहीं कोई फर्क नहीं, नहीं ये करता। जो है ना, ये इनपुट है ना, जो आउटपुट जी सर। आनी है वो आपकी तो एक्चुअल जो जिसमें आप इंटरेस्टेड है, वो तो आप आउटपुट में इंटरेस्टेड है ना, आउटपुट क्या आ रही है किसी यस सर। सिस्टम में। ठीक है ना, तो आउटपुट ठीक जो हो गया होती है सर। वो गेन टाइम इनपुट होती है। मैंने बताया कि बिल्कुल सर। आउटपुट गेन कितना है उस पर डिपेंड करेगी। इनपुट बेशक छोटी सी है, लेकिन अगर गेन हाई है तो आउटपुट में इफेक्ट ज़्यादा आएगा ना। इस केस में सर गेन ज्यादा अगर हाई होगा तो मतलब सिर्फ अगर हम देखो, ऑफसेट पैरामीटर्स वगैरह गेन को अगर देखते हैं। ज़्यादा होगा तो तभी आपकी आउटपुट एक रीजनेबली हाई आ जाएगी। ठीक है, यस सर। जितना गेन ठीक, ज़्यादा होगा उतना उसमें फिर एरर बढ़ेगा। ठीक सर। इसलिए आपको जो आउटपुट में एरर आ रहा है, आप उसको चाह रहे हैं कि मिनिमाइज करें या एलिमिनेट करें। उस एरर किस वजह से आ रहा है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप किसी भी एरर सिग्नल को यूज़ करके अपने डिसीजन को नहीं ले सकते ना। आप चाह रहे होते हैं कि आपकी जो आउटपुट है उसमें वो एरर फ्री हो, कोई इसमें एरर ना आ रहा हो। ठीक है, आगे चलें। सही सर। यस सर। आउटपुट में एरर जो आता है वो इन दो पैरामीटर्स की वजह से आता है। नंबर 1 इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और सेकंड इज इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है, यस सर। so the output offset voltage is produced due to the any of the following open parameters, right? अच्छा, ये मैं जो बीच में ना आपसे फीडबैक लेता जाऊंगा और क्वेश्चन करता जाऊंगा, जो इसमें ज़्यादा बेहतर मुझे रिस्पांस देगा, तो उसके मैं नाम नोट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो ये मैथड चलेगा। ठीक है, इस तरह से कोई ओरल और मैं एग्जैक्ट वायदा नहीं ले रहा या नाम कुछ है। ठीक है, तो ये डिस्कशन में से अंदर ये क्वेश्चन निकलेंगे और उस पर आपने रिस्पॉन्ड करना सर ये तो यस आपने सर। कंपटीशन डाल दिया। है।
मेरी और जोएब की लड़ाई होने वाली ये है। भी हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन जनरेट होना वो मैं स्पेसिफिक भी हो जाऊँ। मेरे पास ये लिस्ट आ रही है, उसमें कहूँ भाई सही जुहेब आप बताओ, मुदस्सर आप बताओ, फरीबा माइक आपका ठीक है आज? वैसे कभी ठीक हुआ नहीं है, 2-10 मिनट से पहले 2-3 क्लासेस में ही बोले थे। कौन से? नाश्ता तो नहीं बना रही? सर नहीं सर, इधर मैं सुन रही हूँ आपका लेक्चर। जी जी। मेरी रूबा ने माइंड किया बात। रूबा ठीक है आप? हाँ चलो, नाराज हो गई। नहीं सर, नाराज नहीं हूँ। चलो ठीक है, ओके। Now to determine the offset of, to determine the effect of input offset voltage, first of all, on the output, consider the following circuit. अच्छा, जो भी इस सर्किट की इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगी, that would be multiplied by the gain of the circuit, and because you have applied the negative feedback, so the gain will be determined by these two resistors, and this will be the formula. यस सर। एडिशनली हमने ना यहाँ पे एक RC कनेक्ट किया है, इसकी क्या रीज़न है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा जब हम बाइस करंट की बात करेंगे। इसमें जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है दैट इज इंटरनल टू दिस ओपन, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग इसको उसने एक्सटर्नल यहाँ पे शो, ठीक है। तो दिस इज DC वोल्टेज, जो कि मैंने आपको बताया इसकी टिपिकल वैल्यू 1 मिली वोल्ट से लेकर 6 मिली वोल्ट तक यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हो सकती है DC, ठीक है। अभी हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल AC नहीं लगाई हुई, जस्ट सर्किट को पावर ऑप एम्प को हमने DC बाइस किया हुआ, तो ऑफकोर्स पूरे सर्किट में सिर्फ DC ही प्रेजेंट होगी। सही सर। तो दिस इज आल्सो अ DC वोल्टेज जो कि इंटरनल टू दी ऑप एम्प है, और इसको दैट अपीयर्स एज द इनपुट टू आइदर टर्मिनल, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी अपीयर हो सकती है, यहाँ पे भी अपीयर हो सकती है इनपुट ऑफसेट, और इसकी जो पोलैरिटी है वो भी कुछ भी हो सकती है, ये इस पोलैरिटी के साथ भी हो सकती है और इससे रिवर्स भी हो सकती है, प्लस माइनस, ठीक है। सही। तो इसको फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हमने नॉन इन्वर्टिंग साइड पे इसको यहाँ पे शो किया, ठीक है। तो इसकी आउटपुट आप फाइंड कर सकते हैं हम जी इस सर। सर्किट से। यस, सर इस केस में क्योंकि हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे हमने सर इनपुट तो कोई नहीं ली, क्योंकि उन्हें हमने ग्राउंड किया हुआ है, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग पे हमने क्योंकि ये सर लगाया है VIO, तो जो हमारी आउटपुट आएगी जो एरर की वजह से, सर हम पीछे केस में हम जो आपने हमें बताया था कि एक एरर की वजह से प्रैक्टिकल केस में एक एरर आएगा जो हमारी आउटपुट होगी, तो हम उस आउटपुट में ये VIO को ऐड कर देंगे। इस VIO के नहीं ऐड करेंगे, ये पूरी जो अभी जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा ना वो आउटपुट में ऐड होगा। ये आउटपुट है, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखे हुए ना ये आउटपुट है, सही। और ये आउटपुट इनपुट की वजह से नहीं आ रही, ये जी आउटपुट सर। की वजह से। अभी जब मैं इसको इनपुट दूंगा ना, या यहाँ दूंगा इनपुट सही। या इस जगह पे दूंगा, वो यस सर। उसकी वजह से जो आउटपुट आएगी प्लस जो ये एरर है, ये दोनों ऐड होके टोटल आउटपुट बनाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई कि इसको मैंने नॉन इन्वर्टिंग पे क्यों सेट किया, ताकि इसको मैं जो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ उसके
एक्सप्रेशन को यूज कर सकें, ठीक है। अदरवाइज ये जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है ये इस टर्मिनल पर भी अपीयर हो सकती है, इस पर भी हो सकती है, ठीक है। बट इट इज इजियर टू शो इट एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, because if I know the voltage at the non-inverting terminal, I can find out the output using the gain of the amplifier into the input. Okay. इसको आप देख पढ़ लें और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज appears as input, we can determine the output from the given circuit. तो ये आगे एनालिसिस करके एंड पे रिजल्ट वहीं पे आएगा जो अभी हमने देखा है, ये 1 प्लस आर एफ ओवर आर वी, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, इसमें इस डेरिवेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उसकी डेरिवेशन हम ऑलरेडी करके फार्मूला देख चुके हैं, ठीक है। So this equation shows how the output offset voltage varies from a specified input offset voltage for a typical amplifier connection. तो जो कनेक्शन की बात कर रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। इस एम्पलीफायर में जब आप इस ऑफसेट वोल्टेज जो ऑफसेट वोल्टेज अपीयर होगी उसके वजह जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आएगी दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस वे। And next let me see this example. तो इसमें एक सर्किट गिवन है, वही सर्किट है बट इसमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज उसने दे दी है 1.2 मिली। अब वो कह रहा है कि इसकी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आप कैलकुलेट करें। इसमें इसने एक इनपुट सोर्स भी अप्लाई किया हुआ है जिसको आपने क्या करना है मुदस्सर, इग्नोर हाँ करेंगे Yes, sir. इसको इग्नोर करना है। सर वीआई दिया जी जी वीआई को तो आप यही तो जो लास्ट हमने पिछली स्लाइड पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके मुताबिक तो वीआई का एक प्रॉपर वो है कि वीआईओ माइनस वी आउट होता है। हाँ लेकिन सर इसमें तो आपने इग्नोर ही यस सर इसमें तो उसने इग्नोर किया, उसने सिर्फ वीआईओ की वैल्यू यूज की है 1.2 मिलीवोल्ट। व्हाट अबाउट दिस इनपुट सोर्स, इसका क्या करना है मुदस्सर बताएंगे। सर इसको भी क्या नाम है फॉर्मूले में उसने सर लास्ट जो हमने किया उसमें यूज नहीं किया, तो सर इसको भी हम इग्नोर ही करेंगे। बिल्कुल सही मुदस्सर, आप सही कह रहे हैं, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, यस सर। गुड। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आपको गिवन है 1.2 मिलीवोल्ट। इन रजिस्टर्स की वैल्यूज गिवन है 150 के और 2 के। इनको अप्लाई करेंगे यू विल गेट द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। अच्छा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू इनपुट ऑफसेट करंट। अब हम इस पे आते हैं कि जो आउटपुट पे ऑफसेट वोल्टेज क्रिएट हो सकती है वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से भी हो सकती है और इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से भी हो सकती है। तो इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है अब हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो है ना वो हम देखते हैं कि इनपुट बायस करंट क्या होता है। व्हाट इज इनपुट बायस करंट, इसका कुछ आइडिया है? सर अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट तो इट इज रिलेटेड टू ऑप एम्प की जो अपनी सर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट ओप एम्प की तरफ आ रहा होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है ओप एम्प की?
सर माइन्यूट ही होती है बट फिर भी आइडियली तो जीरो होती है लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी सी होती है। जैसे प्रैक्टिकलिटी में बात हो रही है ना। हाँ, अभी तो प्रैक्टिकलिटी में बात हो रही है, लेकिन वो उसकी वैल्यू लो होती है या हाई होती है? आइडियली ये जो 22 करंट्स हैं ये क्या होना चाहिए? ये जो सर आपके होने नहीं Zero. चाहिए ना, जीरो होने आइडियल, चाहिए। अगर ये सर आइडियली जीरो जीरो होनी होना चाहिए रेजिस्टेंस, यानी कि आइडियली रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, इनफिनिट होगी। इनफिनिट होगी। यस यस यस। जो आइडियली इनपुट होनी चाहिए फाइनाइट होनी चाहिए, ना कि जीरो होनी चाहिए। Yes, sir. एग्जैक्टली आउटपुट जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। वो जीरो होती है, चीज़ें मिक्स कर रहे हैं ना आप लोग। सर मैं यही आपको कह रहा हूँ ना, ये जो ऊपर ऊपर से चीज समझ आई है ना, जब उस पे घुसते हैं तो याद आता है कि काफी चीजें कंफ्यूज हैं। तो प्रैक्टिकली इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इनफाइनाइट नहीं होगी। बिल्कुल सर। अगर इनफाइनाइट हाई नहीं हो होगी तो सकती है सर। लीकेज करंट तो फ्लो कर रहा होगा ना। बिल्कुल यस सर। सर। वही जो लीकेज करंट है ना, उसको ये बाइस करंट कह रहा है। ओके। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब भी किसी सर्किट को आप ट्रांजिस्टर सर्किट को डीसी सप्लाई देते हैं, तो डीसी सप्लाई जब देते हैं तो उसमें ट्रांजिस्टर बाइस हो जाता है, उसका क्यू पॉइंट सेट होता है, उसमें बेस करंट फ्लो करता है, मीटर करंट, कलेक्टर करंट। जी सर। यस सर। तो जो बाइसिंग करंट्स है ना, बेस करंट जैसे, ये वो वाला करंट है जो कि बाइसिंग पर्पज के लिए है, जो क्यू पॉइंट सेट कर रहा है। सही। अगर आपको याद हो, एक दफ़ा मैंने डिफरेंशियल पेयर आपको बना के दिखाया था। तो क्लास में जी जी, क्लास में डिफरेंशियल ऑन पेयर। कैंपस क्लासेस जो थी सर। नहीं नहीं, उधर मैंने लेक्चर के अंदर दिखाया था, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये नज़र आ रही है ना? यस सर। यस सर, याद आ गया। ठीक है। जी जी याद आ तो गया। इधर आप अपना रेजिस्टेंस लगा के इसको डिस्क्रिबाइज करते हैं। ठीक है, इसमें हुआ VCC, है। यस। ठीक है। अब मैं इसको ना यहाँ पे कोई इनपुट नहीं देता, दोनों को ग्राउंड कर देता हूँ। दोनों बेस को ग्राउंड कर देता हूँ, तो अभी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में बायस होंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगी हुई है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बेस करंट फ्लो करेगा डीसी आई बी, ठीक है, फिर यहाँ से करंट फ्लो करेगा आई सी, आई ई। ठीक है, डीसी भी बेस करंट फ्लो कर रहा होगा, यस सर। राइट। तो ये जो करंट है ना, ये आते हैं बाइस करंट। ये तो ये नॉन जीरो होंगे या के फ्लो करेंगे, ये मतलब ये जीरो होंगे या फ्लो करेंगे, कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी इनकी। सर नॉन जीरो वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वैसे ग्राउंड है तो फिर तो जीरो होनी चाहिए। सर ground तो- नॉन जीरो होगी लेकिन बहुत मतलब ना इनकी वैल्यू कम होगी। ओके, ठीक है, ये नॉन जीरो होंगे पहले नंबर वन, क्योंकि ये Minute से करंट होगी। अगर नहीं फ्लो करेगा तो ट्रांसएक्टिव रीजन में नहीं जा सकता, सही है। और अगर ट्रांसएक्टिव रीजन में नहीं है तो मैं तो इसको एज एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। इसलिए ये करंट फ्लो कर रहा होगा कुछ ना कुछ, ये भी इसकी वैल्यू भी कुछ होगी, इसकी वैल्यू। ये टिपिकली माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। ठीक है, माइक्रो एम्पेयर्स और स्मॉल चिप्स के अंदर ये पिको एम्पेयर्स की रेंज में भी हो सकता है। ठीक है, नैनो एम्पेयर्स की रेंज में। इट कैन बी नैनो एम्पेयर्स और पिको एम्पेयर्स रेंज, राइट। अच्छा, अब अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर्स सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे हैं, और ये रेजिस्टेंस वैल्यूज भी आइडेंटिकल हैं, ये सप्लाई वोल्टेजेस भी इक्वल वैल्यूज की हैं मैग्नीट्यूड में, तो जितना करंट इस ब्रांच में होगा उतना ही करंट इस ब्रांच में होगा आइडियली। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस
आइडेंटिकल है, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी जी यस सर। ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक आउटपुट बनाना चाहूँ, यहाँ पे इस जगह पे आउटपुट, अगर इन ब्रांचेस में कुछ मिसमैच आ जाए किसी वजह से, जैसे आरसी इन दो रजिस्टर्स में मिसमैच आ जाए, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। या इस तरह कर लें कि यहाँ पे ना एक डिफरेंस ले लेता हूँ ताकि आपके लिए ना आसानी हो, या इस तरह ले लें प्लस माइनस, ठीक है। अगर ये दोनों ब्रांचेस सिमेट्रिकल हैं तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे होगी। यस सर। यस सर। दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा? जीरो। सेम होगा सर। जीरो होगा, डिफरेंस जीरो होगा सर। जीरो जीरो, डिफरेंस जीरो होगा, वोल्टेज सेम होगी और डिफरेंस क्या होगा? जीरो। जीरो होगा, ठीक है। बात समझ एग्जैक्टली गया? सर। तो ये जो केस है ना, ये आइडियल केस है। आइडियल केस वो है कि जिसमें ये पूरी ब्रांच इसके इक्विवेलेंट है, एक जैसी हैं, मतलब ये ट्रांजिस्टर्स भी आइडेंटिकल हैं, ये रेजिस्टेंस वैल्यूज भी आइडेंटिकल हैं, ठीक सर है। ये तब होगा ना जब ये आपने बोला है कि सिमेट्रिक होगा। सर सिमेट्रिक होगा तो उस पूरी की पूरी ब्रांच में, मतलब पूरी की पूरी लाइन में जो करंट्स आ रहे होंगे, आपने वो बोला है कि वो आइडियली हमारे पास जीरो हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका जो डिफरेंस है वो जीरो होगा। लेकिन जो करंट जीरो नहीं होंगे, करंट जीरो नहीं होंगे, करंट एक जैसा फ्लो सर करेगा, जो जितना करंट करंट एक जैसा करंट फ्लो तो करेगा, लेकिन सर आपने बोला था बहुत माइन्यूट करंट होगा, मतलब नैनो या पिको एम्पियर्स में होगा। नहीं, ये करंट तो नैनो पिको एम्पियर्स में होगा, लेकिन इस ट्रांजिस्टर का बीटा भी है, तो उसकी वजह से जो इस पाथ में ये वाला करंट है ये आप मिली एम्पियर्स में भी जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ब्रांचेस में करंट अगर इक्वल है तो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली रजिस्टर्स भी एक जैसी वैल्यू के नहीं होते टॉलरेंस की वजह से, ट्रांजिस्टर भी आइडेंटिकल नहीं होते ड्यू टू देयर डिफरेंस इन बीटा। कंस्ट्रक्शन के दौरान स्लाइड सा भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एरर हो तो इनके बीटा में फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ब्रांच इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से जो ये करंट्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट्स में भी डिफरेंस आ जाएगा। अगर करंट में डिफरेंस आएगा तो जो वोल्टेज यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है और जो वोल्टेज यहाँ इस्टेब्लिश हो रही है, इसमें भी अब ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट्स में वोल्टेज इक्वल नहीं है तो देन इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो नॉन जीरो हो जाएगा, दैट वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट पे एक ऑफसेट वोल्टेज आ गई। दूसरी चीज़ जो हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि जो बेस करंट्स हैं, आइडियली अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर सिमेट्रिकल हैं तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। सर दोनों करंट्स इक्वल होंगे, लेकिन अगर बीटा इन दोनों के बीटा में फ़र्क है, फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये जो करंट है आई इसका इसको कह देता हूँ मैं माइनस, इसको कह देता हूँ प्लस, इनमें स्लाइड सा डिफरेंस आ जाएगा, ये दोनों अनइक्वल हो जाएंगे अगर ये ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं है तो, ठीक है। जी सर। बस ये एक चीज नोट करें कि ये दोनों जो करंट्स हैं
सर ideally they should be equal, practically they would not be equal due सर to the इनमें जो बीच में चेंज होगा, आप जो कह रहे हैं कि नेगेटिव बीटा आईबी और पॉजिटिव बीटा आईबी में चेंज होगा, तो सर इसका चेंज माइन्यूट होगा या ये ह्यूज चेंज के साथ होंगे? अगर बीटा मतलब दोनों बीटा में डिफरेंस आता है तो इट्स मीन कि उनके जो करंट आ रहा है नेगेटिव आईबी और पॉजिटिव आईबी उनमें भी जी जी ह्यूज ये जो होगा। डिफरेंस है ना ये माइन्यूट ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे ठीक है, ओके सर क्लियर हो गया ये चीज़। हो। राइट, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ, ये जो ऑफसेट है ना, ये यहाँ पे मैंने शो किया था, ये इनपुट ऑफसेट करंट के देखें किस इसकी टिपिकल वैल्यू क्या है, 20 नैनो एम्पेयर और मैक्सिमम इट कैन गो एट 200 नैनो एम्पेयर। ठीक है, क्लियर। ये करंट इटसेल्फ माइक्रो एम्पेयर में हो सकता है या नैनो एम्पेयर में, और इनका डिफरेंस भी नैनो एम्पेयर्स में या माइक्रो एम्पेयर्स में बहुत लो वैल्यू होगी, पिको एम्पेयर्स में भी पॉसिबली होगा। वो जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं ना उसमें ये पिको एम्पेयर्स में भी जाएगा। ठीक है, यस तो एक यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ होती है बायस करंट, और ये बायस करंट कहाँ पे स्पेसिफाइड होता है, ये इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर होता है ओप एम्प के। आपको याद होगा कि इनपुट हम बेस दोनों की बेसिस पे कनेक्ट करते हैं, और जो इनपुट टर्मिनल्स के अंदर जो करंट होता है वो बेसिकली बायस करंट होता है, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस वन। So this one is directly defined as the at the input terminals of the op amp. ठीक होगा। तो these are called bias currents। अब bias current और offset current इनमें क्या फर्क है? What is offset current and what are bias currents? Any one of you? मतलब एक चीज है bias current और एक क्वांटिटी है of input offset current। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। What is IB minus, what is IB plus, what is IIO? ये है बायस करंट्स हैं। दिस इज आल्सो बायस करंट, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट करंट। दोनों में क्या सर फर्क आप है? डिफरेंस पूछ रहे हैं? डेफिनेशन बतानी है। बायस करंट मैंने बता दिया आपको कि बायस करंट क्या होता है। आपने बताना है कि ऑफसेट सर करंट क्या ऑफसेट करंट होता तो सर डिफरेंस होता है इनपुट है, दोनों बायस में करंट से, फर्क। उनके डिफरेंस को ऑफसेट करंट कहते ये किसने बताया? हैं। सर उसामा। जी उस्मान गुड, सामान ने तैयारी की भी है। सर ऊपर ऊपर से लेक्चर लिए मैं थोड़ा बहुत समझ आया हुआ था, इज्जत बात चाहिए। इनपुट ऑफसेट करंट जो है दैट इज IB प्लस माइनस IB माइनस, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जी सर। मतलब ये करंट इससे ज़्यादा भी हो सकता है या ये करंट इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है और मॉड। जो डाटा शीट पे आपको नंबर नज़र आ रहा है वो मॉड में है, उससे प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी वहाँ पे मेंशन है, राइट। So this is the definition of the input offset current, right? ये मैं बता रहा हूँ। और ओपन के अंदर सिंबॉलिकली वो इस तरह से इंडिकेटेड है ऑफसेट करंट। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है RI, दिस इज IB माइनस, दिस इज इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज IB प्लस, एंड दिस करंट इज I offset, I in offset। ठीक है, ये करंट जो है ना वो इस RI में डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, IB प्लस अपवर्ड फ्लो कर रहा है। So net current would be, what would be the net current in this resistance RI? That is IB minus IB plus or vice versa।
इसी डायरेक्शन अपवर्ड इज ग्रेटर और डाउन उसका ग्रेटर देन दिस, ठीक है, इसलिए इसको मॉड से रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ अगर बात की क्लियर हो गई है तो इसके बाद फिर हम इससे इसकी ऑफसेट वोल्टेज कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इज द सेम कॉन्फ़िगरेशन दैट वी यूज फॉर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है, वही आपका एम्पलीफायर है नेगेटिव फीडबैक में विद आरसी कनेक्टेड, और यहाँ पे जो ऑफसेट वोल्टेज थी वो अब मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। अभी जो इफेक्ट हम निकालना चाह रहे हैं वो सिर्फ करंट्स की वजह से निकालना चाह रहे हैं, इस वजह से उसको अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अदरवाइज जब टोटली हम दोनों की वजह से देखेंगे इफेक्ट को तो फिर वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी और ये करंट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ करंट का इफेक्ट देख रहे हैं इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया हुआ, अदरवाइज ये वही सर्किट है जो पहले हम देख चुके हैं। तो यहाँ से आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब ये जो करंट आया था इसकी वजह से एक स्लाइड यहाँ पे थी शायद, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पे देखें कि जब ये करंट इस आरसी में फ्लो करेगा तो इसमें जो ड्रॉप आएगा वो क्या होगा, आई पी प्लस इंटू आर सी। यस सर। जी सर। और ये जो करंट जब इस R1 में फ्लो करेगा, सर ठीक IB है, माइनस R1 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये आई बी माइनस इंटू R1 और आई बी प्लस इंटू आर सी, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें सर आपने ये मुझे कंफ्यूजन सर मुझे कंफ्यूजन होती है हमेशा। सर आप जो टर्म यूज़ करते हैं बाइस्ड करंट, सर देखिए बाइस्ड करंट हमारे पास उसकी पोलैरिटी को देख के हम जज करते हैं, या वो करंट जो हम लोगों की इंटरनली किसी भी ओप एम्प के अंदर या किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो उसका इंटरनली जो करंट होता है या इंटरनली उसकी जो थोड़ा सा वोल्टेज या करंट उसके अंदर ही होता है, सिर्फ उस चीज को हम बाइस कहते हैं, या जो हमारे पास उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव जो जा रहा होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव इन दो टर्मिनल्स की बात कर रही हैं आप? यस सर। सर जैसे आपने कहा है ना ये पॉजिटिव IB है ये भी बाइस्ड है और नेगेटिव IB जो है वो भी बाइस्ड है, लेकिन सर देखिए यहाँ पे पोलैरिटी तो उसकी मतलब नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। जो ये दोनों करंट्स है ना ये दोनों इनवर्ड ही होंगे, पहली बात। ये इस पे नहीं डिपेंड करता कि आगे टर्मिनल पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये वोल्टेज नहीं है, ये जस्ट एक उसके टर्मिनल्स की क्या लें कि आइडेंटिफिकेशन है कि इस पे वोल्टेज दूंगा मैं तो इन्वर्ट हो जाएगा सिग्नल, इस पे दूंगा तो इन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये जस्ट लेबलिंग है इसकी, ये कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज नहीं है ये, ठीक है। ये जस्ट टर्मिनल के लेबल्स हैं, बात समझ गए। यस सर। ये दीज आर नॉट वोल्टेजेस। आप कहें यहाँ वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट ऐसे क्यों जा रहा है, करंट को तो इधर होना चाहिए उल्टा, ऐसा नहीं। या ये इसमें तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो एक्चुअल करंट है ना वो सर्किट मैंने मिटा दिया यहाँ पे, वो दोनों सर्किट में आप देख रहे हो कि कोई इसमें पोलैरिटी वहाँ पे नहीं आ रही, दोनों एक जैसे सर्किट्स हैं, मतलब एक जैसे जो ब्रांचेस थी, ठीक है। राइट, यस सर क्लियर है। ओके। तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट सर्किट की। अच्छा, इसमें मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस नोड पे देखें तो इस नोड पे एक करंट इधर से आना है, एक करंट इधर ऊपर से आना है, और दोनों करंट ऐड होके दैट शुड रिजल्ट इन IB माइनस। तो हम इस करंट को जस्ट R1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं फिर? ये करंट तो R1 में से नहीं फ्लो कर रहा है, R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस करंट, एज दिस करंट इज सम ऑफ these two, this one and this one। इसमें जो हमारी एक assumption है
वो ये है कि जो करंट इस तरफ से आ रहा है ना, दैट इज वेरी स्मॉल एंड वी आर इग्नोरिंग दिस करंट, ठीक है, so that this whole lot current, majority of the current is coming from this side, so this current is approximately equal to this current, ठीक है। ये हमारी assumption है जो कि आगे यहाँ पे कैलकुलेशन में आप देखोगे कि हम उस assumption को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को कौन एक्सप्लेन करेगा, व्हाट इज दिस इक्वेशन एंड हाउ दिस इक्वेशन कम्स, ये बताएंगे जी उसामा। जी सर। ना ये इक्वेशन बताओ, ये कैसे आएगा। जो पहली इक्वेशन है सर वी आउट पॉजिटिव की, जी जी सर हम पॉजिटिव ब्रांच के ऊपर देख रहे हैं कि पॉजिटिव ब्रांच के थ्रू हम चेक करें कि वी आउट क्या बनेगा, उसको रेफरेंस हम पॉजिटिव ब्रांच को ले रहे हैं जो पॉजिटिव उस इनपुट पर व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या कर रहे हैं फिर आप। सर फिलहाल जो पहली इक्वेशन है ये हम इनपुट बायस करंट आई बी पॉजिटिव से रिलेटेड अभी चेक करें कि आई बी पॉजिटिव का वी आउट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो ये फिर कैसे हमने कंप्यूट किया, क्या आप प्रोसीजर ऐसे है। किया सर कि आप जब पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं तो आप उसी तरह जो फॉर्मूला आपका है वी आउट का जी गेन इनटू इनपुट, तो इसने इसी तरह किया कि 1 + RF ओवर R1 जो आपका गेन है हम्म, जी सर, इसको गेन इनटू को इसने मल्टीप्लाई कर दिया है। आई बी पॉजिटिव इनटू आरसी कर दिया। आई बी मतलब सर पॉजिटिव पहले इनटू ये आरसी जो है वो वी बन जाएगा और 1 + RF ओवर R1 जो है वो गेन है इसका, तो वो उसके पॉजिटिव रेजिस्टेंस जो उस बाद इसकी क्या वैल्यू सेट की हुई है किसकी सर इसके लिए, इसको जब आप इसको कंप्यूट कर रहे हैं तो इसकी क्या वैल्यू सेट की है। से जीरो कर दिया इसको, तो एग्जैक्टली इसको जीरो किया है, क्योंकि आपने इसमें सुपर पोजिशन लगाया। बिल्कुल सर। मुदस्सर आप बताएं कि हाउ Yes. दिस फार्मूला कम्स, इसके लिए आपने क्या किया। मैं कह रहा हूँ कि इस स्टेप को एक्सप्लेन ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। मुदस्सर आप जी जी सर। हेलो सर ये ज़ोहैब बोल रहे हो? यस सर। ज़ोहैब अभी आप ठहर जाओ ना, मैं मुदस्सर से क्वेश्चन किया, ओके सर, एक ओके मिनट ओके आप सर, रुको। मैं नहीं बोल रहा। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मुदस्सिर ही बोल रहा है। सर ये चलें इनपुट ठीक। बाइसिंग करंट जब हम लेंगे सर, इस पे हमारा जो है है सर इन्वर्टिंग टर्मिनल उस पे, तो ये सर आई आई बी माइ नेगेटिव जो है R1 ये इधर से आएगा, साथ सर वो फॉर्मूले के मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही नहीं फार्मूला का कैसे आया, इसको एक्सप्लेन करो ना। सर RF सर ये हमारी ये रेजिस्टेंस है सर, जो हमने ऊपर मतलब लगाई हुई है ठीक है, फीडबैक के लिए। वो ये आ गई R1, ये आ गई, जी ये सर। फार्मूला कैसे है ये बताओ ना। -RF/R1 कैसे है। देखो ना, ये जब मैं इसको जब ये पहले आपने उसामा ने बताया कि ये जो आउटपुट आया ये उस वक्त इसकी वजह से आई है, इसको मैंने क्या किया, जीरो। जी अब सर। इसमें मैं फाइंड कर रहा हूँ इस सोर्स की वजह से, और उस वक्त मैं इसको क्या करूँगा, मुदस्सर जीरो कर दूंगा, जीरो। ठीक है। इसको जीरो कर दूँ, अगर मैं इसको जीरो कर दूँ, ये RC जो है ना, ये हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से जो करंट है वो निग्लिजिबल है, ठीक है। यस सर। तो अगर ये वाले पॉइंट ग्राउंड पे हो और इनपुट इस साइड पे कनेक्टेड हो, तो ये कौन सा एम्पलीफायर बनेगा, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा ना। जी सर। जी सर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये फार्मूला होता है ना, -RF/R1, जी सर, वो माइनस ठीक लगता है। है सर। जी सर। इनटू द इनपुट इज दिस सोर्स वोल्टेज जो कि IB माइनस इंटू R, ठीक है यस मुदस्सर। सर। जी सर। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। इनको जो सुपर पोजिशन में अलग फाइंड किया, अब आपने उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पे एक डिफाइन कर रहे हैं इनपुट ऑफसेट करंट, दैट इज डिफरेंस ऑफ दिस टू, ठीक है, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी।
और देन यहाँ पे एक एजम्पशन कर रहे हैं कि आर सी इज इक्वल टू आर वन। तो जब आप आर सी और आर वन को इक्वल कर देंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। और सेकेंड एजम्पशन ये है कि आर एफ इज़ वेरी वेरी हायर देन दी आइदर ऑफ दीज टू रजिस्टर्स। तो यहाँ पे जो आर वन प्लस आर एफ होगा, इसमें आर वन को आपने इग्नोर कर दिया, यहाँ पे ये Sir, आर वन इग्नोर कर दिया। जी जी सर इसमें इधर लिखा हुआ है कि सिंस द कॉम्पेंसेटिंग रेजिस्टेंस आरसी इज यूजुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर1। तो सर ये assumption होगी या ये वैसे ही इस केस में वैसे ही जब आप देख रहे होते हैं तो आरसी और आर1 की वैल्यू तकरीबन सेम ही होती है? नहीं, ये आप इनको इक्वल ही सेट करते हैं ताकि ना इसके ऑफसेट इफेक्ट को ना जो बाइस करंट की वजह से या ऑफसेट करंट की वजह से जो एरर आ रहा है ना उसको मिनिमाइज करना है, तो फिर इनको आपने इक्वल सेट करना है। सही सर। ठीक है ना। तो फाइनली यू विल एंड अप विद दिस इक्वेशन and this difference is input offset current and this is the offset voltage due to the input offset current. It is the current into the resistance RF. ठीक है। यस सर। तो इसके साथ फिर एग्जांपल उसने दी है, calculate the offset voltage of the circuit shown in figure this for open specification listing input offset current of 100 nanoamperes। ठीक है। तो सर्किट का आंसर है जी इसमें फिगर 10.43 45 44 दिस वन। इसमें आरएफ कितने गिवन है 150 के, सही है। यस सर। तो 150 के को जो गिवन ऑफसेट करंट है मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। वेरी स्ट्रेटफॉरवर्ड। इक्वेशन ऊपर आपने डिराइव की हुई है, इनपुट ऑफसेट करंट into the resistance feedback resistance will give you the offset current। ठीक है। Next is the total offset due to input offset voltage and input offset current। तो टोटल ऑफसेट वोल्टेज आपके पास आ जाएगी ड्यू टू द सम ऑफ दिस टू। तो जो आउटपुट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है बाइस वोल्टेज और ऑफसेट करंट की वजह से, वो क्या हो जाएगा सम ऑफ दिस टू। ठीक है, टोटल एरर आ जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए ना। यस सर। यस सर, ऐसे ही तो होगा। बिल्कुल। आप जो है ना वो इस एग्जांपल को आप कीजिए और देन वी विल एंड अप विद ये कुछ डेफिनेशंस हैं इनपुट बायस करंट्स की। और इसमें एक और ये इक्वेशन है बायस करंट average value of the input bias current, that is the average of the input bias currents। ठीक है। तो ये भी डाटा शीट पे स्पेसिफाइड होती है। एक ये स्पेसिफाइड होती है इनपुट बायस करंट, और एक चीज़ जो स्पेसिफाइड होती है दैट इज इनपुट ऑफसेट करंट। बिल्कुल शुरू में ना एक डाटा शीट का हमने पोर्शन देखा था, ये वाला। इसमें ये इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट, ये जो इनपुट बायस करंट है ना, ये कौन सा करंट है, कौन बताएगा लीकेज ये? करंट सर। ये सर लीकेज करंट जो है। होता तो लीकेज करंट है, लेकिन यहाँ पे जो तो ये अभी डिफरेंस है दोनों का, आईबी पॉजिटिव आईबी नेगेटिव का। सर ये उसी का डिफरेंस ही होगा, मतलब वो उससे सेपरेट यहाँ करेगा पे देखो ना, बाइस करंट्स को। ये हमने देख लिया कि इनपुट बायस करंट नेगेटिव टर्मिनल पे और पॉजिटिव टर्मिनल पे ये है। ये क्या यस इनपुट सर। ऑफसेट करंट, वो भी हमने यहाँ देख लिया। तो ये इनपुट बायस करंट क्या होगा, आई आई बी। सर आईआईबी पॉजिटिव एवरेज और आईआईबी नेगेटिव का मतलब, हाँ सर एवरेज बाइस करंट एवरेज ही होगा होगा सर, ये एवरेज होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही क्योंकि पॉइंट सर ये इनपुट को सर ये उनको सेपरेट कर रहा है एवरेज तो एवरेज बेस पे। ये अब
एक ये पैरामीटर हो गया, एक ये हो गया, एक ये, अब एक नया पैरामीटर हो गया ये वाला. This one is specified on data sheet. This one is also specified on data sheet. These two are not specified on data sheet. But if you are given with these two ones, you can also compute these two using this information. And this equation, this bias current is relating these two terminal currents IB with this positive IIB negative या positive plus plus IIB IB negative divided divided by by 2. 2. ठीक हो गया. ये average of these two. The data sheet is specified on that is the average of these two, and this one is the difference of these two. ठीक है. तो ये आपकी एवरेज आ जाती है, और ऑफसेट करंट जो है ना दैट इज द डिफरेंस. ठीक है. तो ये एग्जांपल आप कर लेंगे, इजी है. यस सर, ये इजी है, कर लेंगे. गुड. नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स. स्लीव रेट, स्विंग. ठीक है. इसको फिर हम थोड़ी ब्रेक कर लें, फिर उसके बाद करते हैं. यस सर, श्योर. सर वैसे ये मीटिंग मैंने स्टार्ट कितने बजे की थी? 9 बजे स्टार्ट की, और ये Yes, चल sir. ही रही है. सर जूम की मीटिंग 45 मिनट्स की होती है, ये तो चल रही है. ये तो खत्म. मैं सर भी यही चीज काफी देर से सोच. हाँ सॉरी. आज दिवाली Delayed हो हो गया सर. हाँ. जी जी, कुछ एक्सक्यूज मी सर. क्वेश्चन है? जी जी. सर वो हम लोग ना अभी पिछले दिनों यूनिवर्सिटी आए हुए थे ना, तो हमें सर जहांजेब ने बताया था कि वो कह रहे थे कि आपकी जो विंटर वेकेशंस होंगी वो 25 से ही हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो आपके कोर्स 25 से पहले कवर करवा देंगे. जो आपकी विंटर वेकेशंस होगी ना वो आपकी एज अ प्रिपरेशन लीव्स होंगी, और उसके अंदर आपकी ना क्योंकि सर ऑनलाइन असेसमेंट्स में हमारी ज़्यादातर सब टीचर्स जो हैं वो असाइनमेंट्स ही ले रहे हैं, हमारे ऑनलाइन क्विजेस भी नहीं हुए. क्योंकि सर वो प्लेजरिज्म का मसला था, तो सर जहांजेब ने हमारे मतलब जितने भी मेजर कोर्सेज थे और थ्योरेटिकल जो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, मतलब ऑनलाइन उनकी असेसमेंट्स हो रही हैं, असाइनमेंट्स वगैरह, या हमें ग्रुप प्रेजेंटेशंस दे देते हैं. तो सर आप हमें काइंडली अगर अभी फाइनलाइज हो गया हो तो आप हमें बता दें कि मतलब क्योंकि 25 से वैसे भी प्रिपरेशन लीव्स ही होंगी एक तरह से विंटर वेकेशंस की, और लेकिन जो ऑनलाइन असेसमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स वगैरह, वो तो सर साथ साथ कंडक्ट होती रहेंगी हमारी. तो सर हम लोगों की प्रिपरेशन के लिए मतलब कौन कौन से लेक्चर्स और कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे? आप कह रहे हैं ना कि 23 लेक्चर्स तक अभी आपने हमें करवाना है, और ये वाला अभी आपने स्टार्ट में कहा था कि मैं आज 23 और 22 और 23 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा. तो सर फिर हमारा कब मतलब कितना कोर्स होगा, और इसके अलावा और कौन-कौन सी असेसमेंट्स होंगी? ताकि सर हम अपनी प्रिपरेशन मतलब साथ-साथ, क्योंकि सर अभी लेक्चर्स ले रहे हैं हम लोग साथ-साथ, और साथ-साथ हम नोट्स बना रहे हैं ना अपने। तो सर वो और जो बीच में एग्ज़ाम्पल्स होती हैं मैं वो सॉल्व कर लेती हूँ। लेकिन सर जो मतलब एक्चुअल प्रिपरेशन है वो भी आप बता दें, ताकि फिर हम वो भी अभी से स्टार्ट कर दें। उसमें मैं यही देख रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल छुट्टियाँ हो जाती हैं तो फिर मैं 2 लेक्चर और आपको दूंगा उन लीव्स के अंदर, जैसे 24 और 25. ठीक है. वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो फिर आप छुट्टियों में देख लेना. और सर सेकेंडली मतलब आप कह रहे हैं कि 25 लेक्चर्स तक तो सर हमारा जो मिड से पहले वाला काम था वो इंक्लूड होगा, या हमारा ये मिड के बाद वाला ही होगा सारा? चलो मिड के बाद का ही कर लेंगे. मिड से पहले इतना वैसे भी कोई खास कोर्स नहीं किया था. ठीक है सर, मतलब मिड के बाद आप मतलब मिड के बाद वाले हमारे जितने लेक्चर्स आपने कवर करवाए हैं हम उनको सही से प्रिपेयर करना शुरू कर दें.
बिल्कुल उसमें ठीक है सर। टारगेट करते हैं जहन में कि आपको 25 लेक्चर तक ना यूट्यूब पे आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, ठीक है सर। 25 तक। और उनसे रेलेवेंट ना मैं असाइनमेंट्स आपको एक दो और एडिशनल दे दूंगा। सर ये यस सर। वेकेशंस भी होंगी तो हम सर आपके साथ कोई सेशन अरेंज कर लें या करेंगे या इस तरह जो भी है वो। हाँ सर श्योर, आप वाई ना नॉट। थोड़ा सा ना असेसमेंट ज़्यादा कर लें, मतलब हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग म्यूचुअली भी ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे अभी क्विजेज वगैरह ऑनलाइन असेसमेंट में वो इतने कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो जैसे हमारी अभी 4 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं, मतलब आपने 3 आपको हमने सबमिट करा दिए हैं, एक हमारी हमें अभी इस वीक में करानी है। और सर इसके अलावा आप 3 असाइनमेंट्स ना हमें और दे दें, ताकि हम लोगों के जो लास्ट के लेक्चर्स होंगे ना वो उसमें प्रिपेयर हो जाए, ताकि हम लोगों को प्रैक्टिकली जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाता है। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। आप कितने 3 असाइनमेंट्स और कह रही हैं? सर 3, आई थिंक 3, सर अगर बाकियों को कोई इश्यू ना हो तो आई गेस हमारी असेसमेंट में ज़रा आप कह रहे हैं ना कि लास्ट के आप और 2 लेक्चर्स और अपलोड करेंगे, तो सर वो बिल्कुल फिर हम आपको ऑनलाइन ये होगा कि हम लोग करके तैयारी करके तो वो सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा। तकरीबन आपके तकरीबन हर जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें से एक असाइनमेंट भी हो जाए तो 2-3 क्योंकि असाइनमेंट सर बच देखिए जाएंगे। अभी 4 ही हो जाएंगी और 3 और हो जाएंगी, तो आई थिंक 7 असाइनमेंट पूरे सेमेस्टर के लिए एनफ होती हैं। बिल्कुल ठीक है, जी आई सर, एग्रीड। एग्रीड। सो रूबा पूरी तैयारी करके आई सर, ये मैं आपको बता हाँ सर तैयारी नहीं करके आई हूँ सर, मैं वो साथ-साथ लेक्चर्स जो मैं नहीं, अपने नोट्स शी बना इज रही थी। वरीड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल एग्जाम। जी तो सर, यस एक सर, बेशक थोड़ी छोटी टेंशन असाइनमेंट्स हो हो रही थी लेकिन हर सर। टॉपिक की अगर अलग-अलग एक वो हो ना छोटी असाइनमेंट, तो वो फिर ये है कि उसमें हर चीज पे अलग फोकस अलग से डिवाइड हाँ, हो फिर आपका। यस सर। आपने नोट किया होगा कि मैंने असाइनमेंट इस दफ़ा ऐसे ही बनाई है, मैंने बहुत ज़्यादा यस सर, हैवी एग्जैक्टली नहीं बनाई। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सर, उन्हें इसी सॉल्व तरह आप करते बनाए। हुए जी सर इजीली, मतलब कहीं पे भी मसला आता है तो हम लोग अपनी बुक से कंसल्ट करके इजीली सॉल्व कर लेते हैं, वो मसला नहीं होता। बिल्कुल, चलें अच्छी बात है, गुड। अच्छा अब सर बहुत ज़्यादा इस कोर्स की तो पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है कि बस अच्छे-अच्छे ग्रेड्स के साथ ही कोर्स कोर्स निकल जाए हमारा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप आमीन। जब वो साथ साथ करते रहें तैयारी, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आई एम हियर, कोई इशू नहीं। यस सर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स का बताएंगे, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? ब्रेक ले लें 10 मिनट की। चलें ठीक है, राइट। आप भी चाय पिए, नाश्ता करें सर आराम से। हम भी 10 मिनट में वापस करते हैं, आप लिंक पे शेयर भेज दीजिएगा। चलें, थैंक यू। I'm recording a फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स कौन कौन सा? उसामा। सर आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर एक गेन बैंडविड्थ होता है और एक स्लू रेट होता है, ये 2 फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल सही, गुड। तो बैंडविड्थ आइडियली कितनी होनी चाहिए ओपन की? सर फॉर एन आइडियली बैंडविड्थ सर, यूनिटी। नहीं, यूनिट वो तो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी होती है ना, सही सर। वो एक डिफरेंट चीज़ है। बैंडविड्थ क्या ओके चीज़ होती है? बैंडविड्थ क्या चीज़ होती है इन टर्म इन रेलेवेंट टू द एम्पलीफायर्स? सर रेलेवेंट टू द एम्पलीफायर सर, रेलेवेंट टू फिल्टर्स मुझे थोड़ा सा वो था, लेकिन एम्पलीफायर्स के लिए एम्पलीफायर भी एक फिल्टर ही होता है ना, चैप्टर 9 में आपने देखा था ना। जो एक जनरल बैंडविड्थ की मुझे डेफिनेशन पता है कि वो जिसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज पास करती हैं, वो बैंडविड्थ एक वो चैनल होता है जिसके थ्रू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज पास करती हैं। तो एम्पलीफायर में हम क्या चाहेंगे कि मैक्सिमम कितनी फ्रिक्वेंसी पास होनी चाहिए? सर वो तो हम अब हमारी मर्जी है कि हम किस तरह का एम्पलीफायर या फिल्टर बना रहे हैं, लो पास, हाई पास या फिर जो भी। आपने एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है, तो आप कहते हैं मेरा ये एम्पलीफायर इस फ्रिक्वेंसी को भी एम्पलीफाई कर ले
इसको भी जी, कर जी। ले, इसको भी कर ले। आइडियली आप क्या सर चाहेंगे सर सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को मैं चाहूंगा कि सर वो एम्पलीफाई करे। एग्जैक्ट इसका मतलब बैंडविड्थ ना इनफाइनाइट होनी चाहिए आइडियली, सही है इनफाइनाइट सही है। इनफाइनाइट होनी चाहिए। मैं चाहूँ तो एक ऐसा मेरा जेनेरिक एम्पलीफायर हो कि वो हर जी सर फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर ले, तो वो एक आइडियल एम्पलीफायर होगा। सही है ठीक है सर। तो मतलब इनफिनाइट या मैक्सिमम वो सही था मतलब। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। थैंक यू सर। मैक्सिमम का मतलब यही है कि मैक्सिमम इज इनफाइनाइट इज द मैक्सिमम थिंग, सही है थैंक यू। ठीक है ना। आप चाहेंगे उससे मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज भी एम्पलीफाई का हो रही हों, गीगाहर्ट्ज की भी, टेरा की भी, ठीक है। जी तो सर रियल लाइफ में जितनी भी आपकी फ्रिक्वेंसी पॉसिबल है, किसी भी एप्लीकेशन में सिग्नल की, कोई भी सिग्नल लें आप, चाहे वो आप माइक्रोवेव सिग्नल हो, ठीक है, रडार के अंदर कोई एप्लीकेशन हो, तो आपके पास एक ऐसा एम्पलीफायर हो कि वो किसी भी फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर आप उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। तो प्रैक्टिकली जो है वो एम्पलीफायर ऑफ कोर्स उसकी एक लिमिट होगी जिस पे जाके ना वो उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं कर हेलो सर। सकती। यस। सर आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? मैं लास्ट टाइम भी बोल रही थी लेकिन आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आई थी। नहीं नहीं, आपकी पहले भी आवाज़ आ रही थी और अभी भी आवाज़ सही आ रही है, ओके ओके सर ओके। ठीक है। सही है। तो प्रैक्टिकली हर ओपैम की एक लिमिट है, हर एम्पलीफायर की, या हर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या सिंपल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, तो उसकी एक अपर लिमिट है फ्रिक्वेंसी की जिस तक वो एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। यस सर। So this is the parameter which specify for an op-amp that to what extent you can apply the frequency, ठीक है, up till which this amplifier can be used. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना उसने आपने देखा होगा कि op-amp के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जी सर और कलेक्टिवली जब आप उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करेंगे तो उसमें बहुत सारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज बनेंगी, जैसे आपने चैप्टर 9 में भी देखा था कि उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो हायर कट ऑफ है ना स्पेशली, वो आपकी पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस की वजह से बनती है, जो उसकी ट्रांजिस्टर की जंक्शन कैपेसिटेंसेस होती है। तो सही उसमें फिर जो डोमिनेंट आपकी होती है वो डिटरमिन करती है कि इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर की ओवरऑल कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो क्या होगी, ठीक है ना। और उस डोमिनेंट की वजह से जो रोल ऑफ होता है वो -20 dB पर डेकेड होता है, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड जो उसके उससे जो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो उसके करीब करीब हो सकती है, ठीक है, या उससे कहीं आगे डिस्टेंस के ऊपर हो सकती है, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। तो ये कम्प्लेक्स ही एक उसकी रिस्पांस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनेगा। और उसमें एक फिगर आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाले, जिसमें कि ना ये फॉर एग्जांपल एक डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है और जो इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। वो जो ब्रेक फ्रीक्वेंसीज है, ब्रेक फ्रीक्वेंसी वो होती है जहाँ पे ना रिस्पांस आपका एक नॉर्मल जो चल रहा होता है उसमें से एक ब्रेक आ जाता है। जैसे ये पहला ब्रेक आया, गेन कांस्टेंट चल रहा था, ब्रेक आया और गेन ड्रॉप होना शुरू हो गया। फिर अगला ब्रेक आएगा तो जो ये जो स्लोप है ना ये चेंज हो जाएगी, आपको पता है ये 20 dB है ना, ये -40 dB पे चली जाएगी। फिर नेक्स्ट ब्रेक आएगा -60 पे चली जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद ना ये रोल ऑफ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये रोल ऑफ इसलिए चेंज नहीं हो रहा कि इसके बाद कोई ब्रेक अभी दूर तक नहीं आ रहा कहीं पे। हो सकता है ये फ्रिक्वेंसी 5-10 हर्ट्ज हो और ये फ्रिक्वेंसी हो सकता है कि 1 मेगाहर्ट्ज हो, 10 मेगाहर्ट्ज हो, तो ये बहुत फ़र्क है। ये अभी जो लॉग स्केल के ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है ये फ्रिक्वेंसी बहुत दूर है, ठीक है।
यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज गैप जो है ना वो यहाँ पे उस तरह से एविडेंट नहीं है, लेकिन ये फ्रिक्वेंसीज काफ़ी एक दूसरे से फार अपार्ट है। सही है। सही सर। तो ये जो रिस्पांस है ना, जिसमें कि इसको आपने एक ब्रेक को आपने यहाँ पे रखा और दूसरे ब्रेक को आपने बहुत आगे कर दिया कहीं पे, इसको कहते हैं कंपनसेशन। आपने एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया इनटू द ओपन सर्किट इंटरनली सो दैट ये ब्रेक फ्रीक्वेंसी और जो इसके आगे जो ब्रेक फ्रीक्वेंसीज आ रही थी उसमें ये डोमिनेंट और नंबर वन, और ये हो भी इसकी वैल्यू बहुत लो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है ना, ये लो फ्रिक्वेंसी पर ब्रेक आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ सर पे वो बताएगा। जी जी। ये जो ब्रेक इंट्रोड्यूस हम कराते हैं यूजिंग कॉम्पेंसेटर्स, ये क्या चीज डिफाइन करता है कि यू वांट कि आपका जो ऑप एम्प है या जो आप जिस तरह की बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं, फिर जो आप लिमिट एक चाह रहे हैं उसको एक्सीड करें या उससे कम रहे? ब्रेक क्या बताएगा? उसको उसको कम करना है अच्छा, तो सर ये फ्रिक्वेंसी। जो इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर में होता है ये इसी तरह चलता है? नहीं नहीं, वो डिफरेंट है इंटीग्रेटर में। अच्छा सही। ये इंटीग्रेटर में तो आप बाहर कैपेसिटर लगाते हैं ना। जी हाँ सर, मतलब हम एक कंपेंसेशन कैपेसिटर लगाते तो हैं उसमें। इंटीग्रेटर के अंदर सर इंटीग्रेटर या इंटीग्रेटर में हम कंपेंसेशन वो आप कैपेसिटर लगाते हैं। कंट्रोल की टर्म्स में बात करें, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे जी हैं। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि वो जो हम लगाते हैं वो और ये सेम चीज है? नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट है। ठीक है सर, सही है, थैंक यू। वो पीआईडी कंट्रोलर में यूज करते हैं आप। ठीक है सर, मैं सही है। उसमें कंपेंसेशन से वो ये थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। ये जो कैपेसिटर है ना, ये उस जो 741 ओप एम्प चिप है ना, आईसी, जी जी उसके सर। अंदर ही स्पेसिफिकेशन के अंदर ही मैन्युफैक्चरर ने उसके अंदर ही उसको इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक हो गया सर, सही है, थैंक यू। इसकी वजह से ना जो इसकी डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, वो बहुत नीचे आ जाती है। सही हो गया सर, सही है। लेकिन उसका जो फायदा होता है ना, वो ये होता है कि ये जो रोल ऑफ है ना, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये चेंज नहीं होता। जैसे 20 dB पे चल रहा है ना, तो 20 dB पे ही चलता रहेगा, एक कांस्टेंट रेट पे ही चलता रहेगा। ठीक हो गया सर, सही है, तो थैंक यू सर। बट तो ये इसकी ये बात कर रहा है कि जी the addition of this capacitor reduces the gain at high frequency, and because of the fact that this capacitor is dominant, that is the cutoff frequency due to all other parasitic capacitance is way higher. The gain roll off is constant over a wide range of frequencies. ठीक है, and the roll off rate is constant at -20 dB per decade. ठीक है, और -6 dB per octave. सही है, तो ये चीज़ है। इस फिगर में कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जो कि आपको फैमिलियर होने चाहिए। ये वाले जो है ये उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है एफसी, जिसके ऊपर गेन -3 dB होता है या 0.707 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये जो गेन है इसका डिफरेंशियल गेन है, विच इज़ द ओपन लूप गेन, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये ओपन लूप गेन है और ये उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और ये जो है ये यूनिटी गेन फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, यूनिटी गेन फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि गेन जो ओपन लूप गेन था, जो कि लेट से 2 लाख था, कट ऑफ पे आके वो 0.707 ऑफ दी 2 लाख हो गया, और फिर कम होते होते एक पॉइंट पे जाके वो 1 पे चला गया। ठीक है, यूनिटी आ गया, तो दिस इज द यूनिटी गेन। ठीक है, ऑलराइट। अगर मेरे पास किसी एम्पलीफायर का रिस्पांस इस तरह से बिहेव कर रहा हो कि वो कांस्टेंट रोल ऑफ के साथ चलता रहे, तो यहाँ पे ना एक हम इससे जो फैक्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको कहते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हमने चैप्टर 9 में भी कवर किया था कि गेन को मैं कम करता हूँ तो इसकी जो बैंडविड्थ है ना वो इंक्रीज करती है। ठीक है, so that gain and bandwidth product remains constant. ठीक है, so these are the few important quantities which are defined on the plot. One of them is the unity gain frequency, where the gain is reduced to unity. The frequency
at this gain value is called the unity gain bandwidth B1. तो ये B1 भी अपने यहाँ पे डिफाइन किया, this is the bandwidth B1 which is called the unity gain bandwidth. ठीक है. Another frequency which is called the cutoff frequency and is defined here for response with a constant gain roll-off. In fact the gain bandwidth product remain constant. इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो कंपनसेशन लगाने का पर्पस है ना, उसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है ना वो ये है, या जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो मेरा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हो ना, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. सही सर. ठीक. एंड दैट शुड बी इक्वल टू द यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि ना हम यूज करते हैं ओपन के लिए, और इस पैरामीटर को यूज करके हम निकाल लेते हैं कि फॉर अ गिवन गेन इस एम्पलीफायर से हम इस एम्पलीफायर को हम किस फ्रीक्वेंसी तक यूज कर सकते हैं, या किस फ्रीक्वेंसी तक ये मेरा एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर सकता है और इतना गेन प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है. तो अगर गेन को मैं बढ़ाऊंगा तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, गेन को कम रखूंगा तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी. ये ठीक है ना. So for example, in this example, is asking that determine the cutoff frequency of an op-amp having selected values, specified values of B1 is 1 megahertz and the open loop gain or differential gain is 200 volt per millivolt. ठीक है. तो इसमें कह रहे हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करें. अगर मेरे पास गेन गिवन है तो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो इसका फार्मूला अभी मैंने देखा है कि गेन और यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करूंगा, f1 ओवर द गेन. f1 ओवर तो मेरे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो अगर मैं इतना गेन रखता हूँ तो मैं सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी तक एम्पलीफाई कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है. अगर मैं गेन को कम कर दूंगा तो ये फ्रीक्वेंसी ऊपर चलेगी. ठीक है. रिवर्स रिलेशनशिप. जी सर. नेक्स्ट चीज आ जाती है स्लीव रेट. स्लीव रेट क्या होता है सर? स्लू रेट होता है ना वो वोल्ट्स पर माइक्रो सेकंड सर. सही है. तो फिजिकली ये क्या चीज स्पेसिफाई करता है, ये जो पैरामीटर है ये क्या बताता है ओपन के बारे में कि स्लीव रेट कम सर होगा तो सर जो सिग्नल इससे क्या होगा? ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, जो वेरी कर रहा होता है सर, उसको ये स्टेबल करने की कोशिश करता है. तो वोल्टेज बिल्कुल. फ्लक्चुएशंस जो होती हैं हमारी आउटपुट पे सर, ये उसमें सर इसका रोल होता है. नहीं रुबा, आप भी सही नहीं कह रही हैं. जो है आपका सर भी डेफिनेशन के मुताबिक सर तो ये ऐसे लगता है कि सर जो आपका आउट आउटपुट होता है, जी सर, आउटपुट होता है आउटपुट की एम्पलीफायर ये का, वो पैरामीटर कितना आप यही फ्रीक्वेंटली कह चेंज रहे हैं कर रहा है, कि कितना इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंटली उसमें चेंज आ रहा है. ये इस पैरामीटर का ताल्लुक आउटपुट के साथ ही है, जी लेकिन सर. हाँ. इसका मीनिंग आपने बताना है. यहाँ पे तो डेफिनेशन आपको नजर आ रही है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट. जी सर. इसका क्या मतलब है फिजिकली, क्या होगा इसका क्या मतलब होगा फिजिकली रिलेटेड टू द आउटपुट. आउटपुट के ऊपर स्लू रेट से क्या फर्क पड़ता है? स्लू रेट से क्या फर्क पड़ता है आउटपुट के ऊपर? सर मेरे ख्याल है जितना रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, हम जिस तरह से अभी आप पढ़े थे कि रोल ऑफ जो होता है कम होना चाहिए, एक रोल ऑफ, जिस तरह हम गेन बैंडविड्थ के अंदर ये चीज पढ़ रहे थे कि ना अपने कांस्टेंट रखना था ना. जी कांस्टेंट उसके लिए रखना था. तो सर कांस्टेंट रखने के लिए हमें चेंज मिनिमम चाहिए होगा ना. हम ये चाहेंगे कि हमारा स्लू रेट कम हो, ताकि जो वोल्ट्स पर माइक्रो सेकंड जो चेंज आ रहा है उसके अंदर आउटपुट के ऊपर जो चेंज है वो कितना फ्रीक्वेंटली चेंज मत हो, वो बहुत लेस फ्रीक्वेंटली चेंज हो, ताकि वो कांस्टेंट ही दिखे. तो मेरा तो ख्याल है ये बनता है. सर इसमें ये भी है ना कि अगर हम आउटपुट ऐसे रेट पे
चेंज चाह करेंगे। रहे हूँ कि हमारे पास ना वो डिस्टॉर्शन वगैरह आ रही हो, तो उसमें फिर सर ये उसको स्टेबल कर देता है। अच्छा चलें, इसको ना ऐसा समझते हैं आप, लेक्चर शायद आपने वो सही देखा नहीं है या फिर मैं उसमें समझा नहीं पाया। एक चीज़ आपने कहीं पे स्टडी की है कंट्रोल में या किसी और जगह पे, कि राइज टाइम, हर सिस्टम का एक राइज टाइम होता है। यस सर। यस सर। कितने टाइम में वो एक कितनी उसका स्पीड ऑफ रिस्पांस क्या मतलब, यस सर। आउटपुट कितने टाइम में मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, या कितने टाइम में ये प्लांट वैल्यू तक वैल्यू अचीव कर लेगी, उसका राइज टाइम। मैं कहता हूँ मैं गाड़ी स्टार्ट किया तो कितने टाइम में ये 80 किलोमीटर की स्पीड पे चली जाएगी पर आवर। ठीक है सर। तो गाड़ी अगर स्लो होगी, पुरानी गाड़ियां हैं, तो उसका स्पीड ऑफ रिस्पांस स्लो होगा। जो नई गाड़ियां होंगी या फिर अच्छे मॉडल होंगे, उसमें उसके अंदर स्पीड ऑफ रिस्पांस बेहतर होगा, वो क्विकली जो है ना 100 की स्पीड पकड़ लेंगी, 80 की स्पीड पकड़ लेंगी। ठीक है। यस सर। तो ये जो स्लीव रेट है ना, दैट डिटरमिन के जो आउटपुट है ना उसका स्पीड ऑफ रिस्पांस क्या, कितनी जल्दी आउटपुट चेंज होगी। ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, इसका टाइम के साथ ताल्लुक है। अब सर तो डेफिनेशन हमारी देखें व्हाट इज द, रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आउटपुट शुड चेंज एज फास्ट एज पॉसिबल। सर बट हम तो आउटपुट को वो नहीं रखना चाह रहे, एक आप जो बता रहे थे, हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो सेम रहे, चेंज ना हो। नहीं, वो जो है ना वो जो चीज़ थी ना, वो उसका रोल ऑफ था, रोल ऑफ और चीज़ है। ठीक है। कट ऑफ के बाद जो आउटपुट का जो डीके है ना फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी उसके एक्सिस पे ना फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी थी और इस एक्सिस पे गेन था। ठीक है। अब हम टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ना अब टाइम की बात हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट वर्सेस टाइम। ठीक है ना, यहाँ पे ना बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, यू कैन सी ये फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, राइट, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। हम आउटपुट का जो रिस्पांस है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, वो देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ओपन को ना ये इनपुट दिए। ठीक है, इनपुट 0, एक स्टेप स्टेप इनपुट दे दिए। ठीक है, डेट से 5 वोल्ट की, राइट। इसके अगेंस्ट मेरी आउटपुट कैसी आनी चाहिए। लेट से ये एक बफर एम्पलीफायर है। बफर एम्पलीफायर ये होता है, ये इनपुट मैंने इसको दी ये वाली, तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए बफर एम्पलीफायर की। बफर एम्पलीफायर की आउटपुट क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, वही होएगी जो इनपुट थी। बिल्कुल, जो इनपुट है और आउटपुट वो इक्वल होने चाहिए ना बफर एम्पलीफायर में। तो अगर मैं इनपुट एक स्टेप इनपुट दे रहा हूँ इस तरह की, जो कि शार्प चेंज हो रही है 0 के ऊपर, स्टेप इनपुट है, तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, इनपुट के इक्वल होने चाहिए। यस सर। तो जो मेरे पास जो आउटपुट का रिस्पांस है ना, वो इस तरह का होना चाहिए मेरा, ये वाला आउटपुट का रिस्पांस फॉर दिस इनपुट। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर ये जो ओपन है ना, इसका जो स्लीव रेट है
वो पुअर है, स्लो है। ये रिस्पांस, ये ओप एम्प इनपुट के जो चेंज है या इसकी जो आउटपुट है वो इतनी फास्ट चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, स्लो स्लोली चेंज हो रही है, ठीक है ना। इसका स्लो रेट लो है, तो इसका जो इफेक्ट है ना वो इस तरह का आएगा कि यहाँ से जो मेरी आउटपुट जानी थी 0 से 5 वोल्ट इन 0 टाइम, ये अब 0 टाइम में नहीं जाएगी, इट वुड हैव सर्टेन फाइनाइट चेंज, ठीक है। अगर स्लो रेट और स्लो होगा तो ये इस तरह से जाएगी, अगर स्लो रेट फास्ट होगा तो ये इस तरह से जाएगी। जितना स्लो रेट हाई होता जाएगा तो इस डायरेक्शन में स्लो रेट क्या कर रहा है, स्लो रेट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना स्लीव रेट का इम्पैक्ट होगा कि स्लीव रेट की वजह से जो आउटपुट का चेंज है वो शार्प नहीं होगा, ठीक है। सर उसामा की लाइट चली गई है। ठीक है, बाकी जो है ना इसकी डेफिनेशन हैं, एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लेना। स्लीव रेट जो है वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी को लिमिट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी है दैट शुड बी that cannot be increased beyond this value, that is slew rate to determine. This K is the gain of the amplifier, okay, in this case. K is the output, peak value of the output, ठीक है। जैसे यहाँ पे output की peak है और ये peak value output किससे आएगी, input times gain, तो gain से ही determine होगी, right। तो slew rate का मैंने concept आपको दे दिया। यस सर। इसी को यूज करते ना करके आपने ये टॉपिक को स्टडी करना है और दोबारा अगर वीडियो देखनी है तो ये भी देखना है। तो सारी श्योर जो सर। डेरिवेशन है उसमें एक्सप्लेंड है, ठीक है, और एग्जांपल भी सॉल्व है, सही है। ओके सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। इसकी जो डेरिवेशन है इसमें ये देख लिया आप लोगों ने। यस सर देख ली थी। ये कौन बताएगा कि ये रजिस्टर क्यों हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। इंटीग्रेटर ने एक्चुअल सर्किट ये था, एक्चुअल इंटीग्रेटर ये है, ये आइडियल इंटीग्रेटर है। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस अटैच किया, ये वाला। इसका क्या पता होगा, पता कि सैचुरेशन ना है। सही कह रहे हो, सैचुरेशन ना आए। इसमें एक चीज आपने देखी होगी कि जो आइडियल इंटीग्रेटर है ना, यस सर। आइडियल इंटीग्रेटर दिस वन, इसमें अगर मैं इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं देता, लेट्स से इसको ग्राउंड कर देता, ये भी ग्राउंडेड हो ये भी ग्राउंडेड हो, यस सर। तो ये कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं क्योंकि इनपुट 0 हो गया है। यहाँ पे एक डीसी ऑफसेट की वजह से जो चूंकि इसमें इनपुट पे सिर्फ डीसी है ना, तो डीसी की वजह से कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। यस सर। तो जब भी कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा तो फीडबैक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी,
बिल्कुल यस सर। जब फीडबैक खत्म हो जाएगी तो ऑप एम्प की आउटपुट क्या हो जाएगी, सैचुरेशन पे चलेगी। तो मैं बस सही कह रहे थे कि जो आउटपुट है ना वो सैचुरेट हो जाती है अगर मैं कैपेसिटर के साथ यहाँ पे रजिस्टर ना लगाऊं। यहाँ पे जब मैं फीडबैक में रजिस्टर लगाऊंगा तो ये कैपेसिटर बेशक ओपन हो भी जाए, जो नेगेटिव फीडबैक है ना वो उस रजिस्टर के थ्रू कंप्लीट रहेगी और आउटपुट जो है ना वो सैचुरेशन में नहीं जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये कैपेसिटर हमने रजिस्टर हमने फीडबैक में इससे कनेक्ट किया और उसके बाद फिर हमने इसका जब एनालिसिस किया तो अब इसका जो गेन है डीसी गेन, दिस डीसी गेन दैट वुड बी माइनस आर एफ ओवर आर। ठीक है, ये इसका डीसी के लिए ओपन है। So this for any practical integrator you will see a feedback resistor connected to avoid the problem of DC shift। तो DC ऑफसेट की वजह से जो DC शिफ्ट आता है वो उसको हम अवॉइड करने के लिए हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, रजिस्टर लगा रहे हैं फीडबैक। इसकी वजह से जो इसका आइडियल इंटीग्रेटर का जो रिस्पांस आना वो चेंज हो जाता है। ये जो आपका ऑरेंज शेप में आएगा यस सर। ये रिस्पांस आना शुरू। ठीक है, ओके सर। इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपने फाइंड करनी है और इसकी ये यूनिटी गेन फ्रिक्वेंसी आपने इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब आपका इंटीग्रेटर ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक काम करेगा, पहले यहाँ से काम कर रहा था यहाँ से थ्रू इस पूरे रीजन में, लेकिन अब इस कट ऑफ के बाद काम करेगा। ये इसकी रेंज की बना है। जो सिग्नल फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन एफ नॉट which is the cutoff frequency and less than FL which is the unity gain frequency। Sorry, it should be greater than FL, this frequency cutoff frequency, and should be less than F naught. This is F naught basically, this which is defined by this। इस तरह से डिफरेंशिएटर है, इसको भी आप खुद से ट्राई करें। सही है, यस सर। मतलब इंटीग्रेटर का जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटर। बिल्कुल सर। और इसका जो आप रिलेशनशिप है इसको डिराइव करें और फिर जो है ना इसको आप इसका एक एग्जांपल अगर बुक में है वो देख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। छोटा सा टॉपिक है, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, यस सर। कोई इसमें क्वेश्चन है तो बताएं। सर नीचे ना स्केल फैक्टर लिखा हुआ था -RC का, तो काइंडली उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें लास्ट कौन स्लाइड सा? में। सर नीचे ये वाला? सर, ये वाला सर। जी जी, ये जो स्केल फैक्टर है ना तो ये आपको बताता है कि जो आपकी रेट ऑफ चेंज है प्रोपोर्शनल यस सर। वो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी। सर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब एज अ होल ऑन द एम्पलीफायर? ये इसका इम्पैक्ट एम्पलीफायर की आउटपुट पे होगा ना। आप जैसे आप कह रहे हैं मैंने कॉज को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कॉज की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन। कॉज की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन। ठीक है, यस सर। अब मैं जो साइन है ना उसके साथ ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब उसको एक गेन दे रहा हूँ या उसको मैं रिड्यूस भी कर रहा हूँ। तो सर मतलब जो भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज बनेगा वो तो फिर हमारा माइनस में ही आएगा। हाँ माइनस आएगा ना, इसका मतलब है काज की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन और साथ ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, प्लस साइन हो जाएगी। ओके सर, ठीक हो गया, तो ठीक ये हो जो है ना ये इसका मतलब ट्रू डिफरेंशिएटर नहीं है। इसके साथ आप आगे एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी लगा दें जो कि उसको वापस माइनस साइन कर दे। ठीक है सर। ओके ठीक है ना? सर, अब मतलब जिस तरह इंटीग्रेटर में हमने RF लगाया था ताकि वो सैचुरेशन में ना जाए,
इसमें हम कुछ इस तरह का लगाएंगे या नहीं? जी जी बिल्कुल, इसमें होता है, इसमें ना ये कैपेसिटर है ना जो यस सर, डीसी के लिए हो जाएगा, ये डीसी के लिए ओपन सर्किट हो जाएगा। वही ना सर। अगर ये ओपन सर्किट हो जाएगा ना तो अगेन इसका जो गेन होगा वो इनफाइनाइट हो सैचुरेशन पे आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, और इसके लिए फिर आप ना इसकी सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ठीक है सर। ओके। ये कुछ एग्जांपल है जैसे इंटीग्रेटर की। अगर मैं साइन को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये मेरे पास का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, अगर मैं स्टेप को इंटीग्रेट करता हूँ तो कौन सा सिग्नल आएगा स्टेप को, सर रैंप आएगा ना? बिल्कुल रैम्प आएगा। इसमें जो एक्सप्रेशन है ना उसमें एक नेगेटिव साइन भी आता है। ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन, तो बिल्कुल सर। ये रैम्प आता है, रैम्प नेगेटिव गोइंग रैम्प होगी। यस सर। अच्छा ये बताओ कि आगे रैम्प जो है ये आगे जाके कांस्टेंट क्यों हो गई है? सर स्टेप फंक्शन था ना, तो स्टेप में सर वो सिर्फ एक जो होता है ना, एक स्टेप होता है। तो वन तक सर ये रैंप रहेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो स्टेप जो है ना ये फॉर इंडेफिनिट टाइम इसकी वैल्यू 1 पे ही है। लेकिन इस इंस्टेंट पे जाके अभी स्टेप 1 पे ही था, लेकिन ये वैल्यू बजाय बढ़ने के ना कांस्टेंट हो गई है, ये क्या रीजन? सर आउटपुट की, ये आउटपुट का रिलेशन, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और आउटपुट का रिलेशनशिप ये है कि -1/R1 C1, ये इसकी स्लोप है, -R1/R1 स्लोप है, और ये टाइम जो जो बढ़ता जाएगा आउटपुट भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, ये फैक्टर कांस्टेंट है। यस सर। जो जो टी इंक्रीज करता जाएगा आउटपुट भी इंक्रीज करता जाएगा। अब टाइम रुक नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आउटपुट जाके कांस्टेंट हो गई है, इसकी क्या वजह सर सर इसका नहीं पता। है? 1 मिनट होल्ड कीजिए। और कोई बता दे। सर जी, सर मेरे ख्याल में जब हम ये लिमिट्स पुट करेंगे ना तो उसकी वजह से ऐसा होगा सर। इंटीग्रेटर के ऊपर लिमिट पुट करेंगे। और नहीं सर, ये तो इंटीग्रेटर है। और कौन बैठा हुआ है? सर सर आप ये काइंडली रिपीट कर सकते हैं कि आपने सर आप क्वेश्चन काइंडली दोबारा सर रिपीट कर सर सकते हैं? सर सर मेरे ख्याल जी से जी, तो कैपेसिटर फिल हो जाएगा इसलिए। नहीं नहीं, कैपेसिटर फिल नहीं नहीं होगा। नहीं सर, ये वाला नहीं होगा जो मुद्दस्सिर बता रहे। सर आप एक दफा काइंडली क्वेश्चन रिपीट करें, मैं देख रही हूँ सर। आई होप क्वेश्चन ये है समझ आ कि ये एक इंटीग्रेटर का रिलेशनशिप है। यस सर, इंटीग्रेटर, यस सर, ये उसका इक्वेशन है। उसको मैंने जब इंटीग्रेट किया ना, खोला इसको 0 से t के लिए, यस तो सर, और इनपुट मैंने दे दिया इसको कांस्टेंट। जहाँ पे जो इनपुट आ रही थी ना उसको मैंने 1 कर दिया, इसको 1 किया, और मैंने कहा कि इनिशियली कैपेसिटी जीरो कंडीशन, जीरो इनिशियल कंडीशन है, मतलब ये सी जो है ना इसको भी 0 कर दिया मैंने। जी जी। तो जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना तो 1 की इंटीग्रेशन होती है t, और जब लिमिट पुट की तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप जीरो आएगा t है। अब ये फैक्टर तो कांस्टेंट है ना, मैंने R1 और C की वैल्यू चेंज नहीं की,
तो ये चीज डिटरमिन कर रही है कि ये स्लोप क्या है इसकी, ठीक है। सर वही ना, वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू टी चेंज होता रहेगा हमारे पास। वही ना, तो ये तो जो टी बढ़ता जाएगा तो वी आउट भी बढ़ती रहनी चाहिए ना। बिल्कुल सर, यहाँ बिल्कुल। पे आके ये कांस्टेंट क्यों शो कर रहा है, ये कांस्टेंट क्यों हो रही है? कीप इन माइंड कि ये जो ओपन, ये जो इम्प्लीमेंटेड है ये ओपेम के साथ इम्प्लीमेंटेड है। इसके जो सर्किट है ना वो उसमें एक ओपेम लगा हुआ है, ठीक है। तो ओपेम की आउटपुट कांस्टेंट क्यों होती है, इसकी क्या वजह? कांस्टेंट हो जाती है बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू पे जाके उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, इसकी क्या वजह? सर हार मान के हम लोग। और यार ओपेम जो है ना वो सैचुरेशन में नहीं जा सकता। यस सर। तो ये चीज दिखा रही है कि आउटपुट जो है ना बढ़ते बढ़ते एक जगह पे ओपेम सैचुरेशन में चला जाएगा। बेटा क्या हो गया? ओके सर। ठीक है। यस तो सर। ये लेक्चर जो है ना वो रोज जाके देखो दोबारा से, ये सर या इसको जाके अगर दोबारा देख लेते हैं। नहीं देखा तो जाके ये सारी एक्सप्लेनेशन उसमें ये तो देखो। देखा है सर, देखा है और सर दोबारा ये वाला देख लेते देखा था सर, 21 नहीं देखा था, ये देखा था, लेकिन सर एकदम माइंड से निकल गया वो आपने इस स्टार से क्या, तो चले सर ये अब याद रहेगा कि सैचुरेशन में चला गया, ये आउटपुट बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट में जाके सैचुरेशन में चले जाएगी। सैचुरेशन में चली जाएगी। ठीक है तो सर, ना कि अभी ये लेकर आना इसकी आउटपुट एक सर्टन पॉइंट तक ये इंटीग्रेट करेगा, उसके बाद उससे ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं कर सकता जब तक इसकी आउटपुट वीसीसी से कम रहती है, उस पर तक ये रिलेशनशिप को फॉलो करेगा। ओके ठीक हो सर। गया। इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल भी कर लेना, ठीक है। श्योर सर। यस सर। चलो अच्छा, अब जो है ना ये लेक्चर 21 ना, इसको आज मैं नहीं करना चाह रहा, इसको आप खुद देखो, सर लेक्चर ठीक है। 21 हम लोगों ने, सर मैंने लेक्चर 21 भी पूरा नहीं लिया था, तो सर वो आप प्लीज ना करें। मैं नेक्स्ट चाह रही हूँ आप नेक्स्ट उसमें कर लें, ताकि हम फिर नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको आप देख लो और इंशाल्लाह ना हम किसी और टाइम करेंगे, यस सर। जब भी आप फ्री हो ना। 3-4 लोग, जैसे अभी 3-4 लोग ही हैं, यस सर, हम ठीक लोग है। ही हैं सर, हम लोग ही आपसे कांटेक्ट करके हम आपको तो ना मुझसे टाइम, सर आप वीकेंड का कह रहे हैं? जब भी आप फ्री हो, कोई काम ना कर रहे हो, किसी टाइम आप मुझे बता दें तो ठीक है हम सर, टाई अप कर लेंगे। श्योर सर। श्योर, ठीक है सर। ओके, यस सर। चलें ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। जो हमारी नेक्स्ट क्यूरीज होंगी वो फिर हम आपको नेक्स्ट उसमें बता देंगे। बिल्कुल सही है। और जो मैं दोबारा, और जो आज के जो लेक्चर 22 और 23 हैं जी जी वो भी मैं अभी कर दूंगा, ठीक है। जी जी, राइट ठीक है। सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।